से चले गए। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। वकील साहब का हंसता खेलता परिवार था। उनकी पत्नी सीधी सादी घरेलू महिला थी। वकील साहब दिल फेंक थे। बाहर औरतों से उनका चक्कर चलता है, ये वे जानती थी, पर एक दिन सौतन ले आएंगे वे ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। जब वकील साहब सौतन लेकर आए तो उस दिन शालू बहुत रोई। वकील साहब ने समझाया, शालू तुम तो घर की रानी हो, इस बेचारी को एक कमरा दे दो, पड़ी रहेगी तुम्हारे घर के काम में हाथ बटाएगी, हमेशा तुम्हारी बात मानेगी। तुमको तो फ्री में एक काम वाली मिल गई, तुम तो खुश हो जाओ। लेकिन वे रोती रही, मेरे होते हुए तुमने दूसरा विवाह क्यों किया। वकील साहब बातों के धनी थे। फुसलाते हुए बोले, शालू माफ़ कर दो, गलती हो गई, अब जो तुम कहोगी वही होगा, बस इसको इस घर में रहने दो, इस घर की रानी तो तुम ही रहोगी। शालू जी का दिल कर रहा था कि अपने बच्चे ले और मायके चली जाए। वकील साहब की सूरत कभी ना देखे, पर मायके जाए तो किसके भरोसे, पिता है नहीं, भाई पर माँ ही बोझ है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि शादी के 15 साल बाद 45 साल की उम्र में वकील साहब ये गुल खिलाएंगे। बसा बसाया घर उजड़ गया। वकील साहब ने शालू जी के रोने धोने का कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो अपनी नई पत्नी में मगन थे। नई पत्नी को लाने पर वह खुद को जवान महसूस कर रहे थे। जो जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था, अब उसमें उफान आने लगा था। वकील साहब ने नीचे अपने ऑफिस के बगल वाला कमरे में अपनी दूसरी पत्नी का सामान रखवा दिया और ऊपर अपनी पहली पत्नी के पास आ गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शालू का दिल टूट गया था। इतने जतन से पाई पाई बचाकर मकान बनवाया था। सोचा भी ना था कि गृहस्थी की किसी के साथ साझा करनी पड़ेगी। समय चाहे अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे। शालू जी रो धोकर चुप हो गई। पहले वकील साहब एक दिन ऊपर खाना खाने और एक दिन नीचे खाते थे, फिर धीरे धीरे ऊपर आना बिल्कुल बंद हो गया। उनकी नई पत्नी में चाह इतनी बढ़ी कि वकालत पर ध्यान कम देने लगे। आमदनी घटने लगी और परिवार बढ़ने लगा। छोटी पत्नी के हर साल एक बच्चा हो जाता, इसलिए शालू जी को कम खर्च देने लगे। शालू जी के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। शालू जी ने हालात से समझौता कर लिया था। हाई स्कूल पास थी, इसलिए मोहल्ले के ही एक स्कूल में पढ़ाने लगी। बच्चों की छोटी मोटी ज़रूरतें खुद ही पूरी करती। शाम को घर पर ही ट्यूशन पढ़ाती, जिससे अपने बच्चों की ट्यूशन की फीस देती थी। अब उनका एक ही लक्ष्य था, अपने बेटा बेटी को खूब पढ़ाना और उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करना। पति और सौतन के साथ रहने का उनका निर्णय केवल बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए ही था। वह जानती थी कि बच्चों के लिए माता पिता दोनों आवश्यक हैं। जैसे जैसे समय गुजरता गया, पूरे घर पर नई पत्नी का कब्जा होता गया और इसमें ज़्यादा हाथ वकील साहब का ही था। जब भी घर में कोई छोटी मोटी बात होती तो वकील साहब नई पत्नी का ही पक्ष लेते, शालू जी को डांट देते। बेचारी शालू जी अपना दिल मायूस कर रह जाती। बच्चों का मुंह देखती थी, इसलिए कुछ ना कहती। अब सारे घर पर ही छोटी पत्नी का राज था। बड़ी पत्नी और उनके बच्चे एक कमरे में रहते थे, जहां कभी किसी विशेष कारण से वकील साहब बुलाए जाने पर आते। इस तरह समय बीतता गया और फिर एक दिन वकील साहब अपनी भरी पूरी फैमिली छोड़कर इस दुनिया से चले गए। नई पत्नी के 4 लड़कियां थी और 2 बच्चे शालू जी के थे। मरने से पहले अपना पुश्तैनी मकान भी छोटी पत्नी के नाम कर गए, ये कहकर कि इनको 4 बेटियां का साथ है, कहाँ जाएंगी। वकील साहब के मरते ही छोटी पत्नी ने मकान बेच दिया और अपने बच्चों को लेकर और सारा पैसा लेकर अपने मायके चली गई। पीछे रह गई शालू जी और उनके 2 बच्चे। लेकिन शालू जी ने हिम्मत नहीं हारी, एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगी। स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ अब कपड़े सिलाई करने लगी। बस अपने लक्ष्य से नहीं हटी थी, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उन्हें कुछ बनाना ही। धीरे धीरे समय थोड़ा सा आगे और
सरका शालू जी की बेटी सुमन की एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई थी। देखने में सुंदर भी थी, पर शादी के नाम से भड़कती थी। वह अपनी माँ का अतीत देख चुकी थी, इसलिए शादी नहीं करना चाहती थी। शालू के बहुत समझाने पर वह शादी के लिए राजी हो गई। पुष्पेंद्र अच्छा लड़का था और अच्छे परिवार से था। शालू जी के बहुत समझाने पर, या फिर यूं कहिए मरने की धमकी देने पर, सुमन ने शादी के लिए हाँ तो कर दी, पर अपनी शर्त एक पेपर पे लिखकर पुष्पेंद्र को दे दी। पुष्पेंद्र सुमन के पड़ोस में रहता था और सुमन से मोहब्बत करता था। सुमन के मोहब्बत में पागल पुष्पेंद्र सुमन की सारी शर्तें मान ली। पुष्पेंद्र ने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो। लेकिन सुमन ऐसे नहीं मानने वाली थी। उसने बात साफ की, ऐसे कह देने से शर्तनामे पर तुम्हें हर शर्त अपने हाथों से लिखनी होगी और अपने साइन भी करने होंगे। लिखना होगा कि मेरे रहते तुम दूसरी शादी नहीं करोगे, और अगर कभी हम अलग और हमारे बच्चे हों तो वह मेरे साथ रहेंगे। सुमन को पुष्पेंद्र बचपन से ही जानता था, उसके दिल का डर समझता था। पुष्पेंद्र को पता था कि सुमन ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, इसलिए उसके दिल में डर बसा हुआ था। बोला, सुमन तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, अब तो मुझसे शादी करोगी। सुमन मान गई और दोनों की शादी हो गई। पुष्पेंद्र ने सुमन को इतनी मोहब्बत दी कि वह अपना सारा डर और सारा दर्द भूल गई। कभी कभी तो सुमन को भी उसकी मोहब्बत से डर लगने लगता। वह सोचती, भगवान ना करे जो हमारी मोहब्बत को किसी की नज़र लगे। मोहब्बत के झूले में झूलते हुए उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती रही। दोनों ही की अच्छी जॉब, अच्छा फ्लैट, एक प्यारी बेटी थी। कुल मिलाकर खुशहाल जीवन थे। शादी के 10 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। घर और ऑफिस संभालना सुमन के लिए मुश्किल होने लगा, और अब तो सुमन का प्रमोशन भी होने वाला था, इसलिए और भी ज़्यादा काम बढ़ गया था। प्रमोशन लेने की वजह से वह ऑफिस पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी और घर संभालने के लिए उसने एक बाई रख ली थी। घर बाई ने ही संभाल रखा था। बेटी बड़ी हो गई थी, वह अपना सब काम खुद ही कर लेती थी। सुमन उसको भी पढ़ाने का समय नहीं दे पाती थी, इसलिए ट्यूशन लगा दिया था। सुमन का सारा ध्यान ऑफिस के काम पर था। घर की ओर से वह निश्चिंत थी। एक बार सुमन ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी। आज उसे रात को आना था, पर उसका काम सुबह ही हो गया था, तो वह दिन में ही फ्लाइट से आ गई। उसने सोचा इस समय बेटी स्कूल में होगी, पति ऑफिस में, और बाई तो 6 बजे जाएगी। घर जाकर पहले फ्रेश होंगी, उसके बाद एक कप चाय पीऊंगी और फिर आराम करूंगी। यही सब सोचते हुए वे अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो देखा लाइट जल रही थी। बेडरूम से कुछ आवाज़ आई। उसे हैरत हुई कि इस समय तो पुष्पेंद्र को ऑफिस में होना चाहिए था, वह घर पर क्या कर रहा है। वह दबे पैर बेडरूम तक गई तो अंदर का नज़ारा देखकर वह भौचक्का रह गई। ऐसा लगा कि जैसे उसके शरीर से जान ही निकल गई हो। अंदर पुष्पेंद्र और बाई एक साथ, उन दोनों को इस हालत में और ज़्यादा देर देखती तो उसका दिल ही फट जाता। वह वापस ड्राइंग रूम में आ गई। पुष्पेंद्र दौड़ता हुआ आया और बाई दबे पैर खिसक ली। पुष्पेंद्र सुमन को सफाई देने लगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मेरी तबीयत खराब थी। तो वह सिर दबाने लगी और मैं बह गया। उसने भी मना नहीं किया। मैं तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, आज तक कभी तुम्हारे अलावा किसी और को देखा भी नहीं। पता नहीं वह कौन सा कमज़ोर पल था जिसमें मैं बहक गया। तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम इतने दिनों से मुझसे दूर थी, तो उस समय भी तुम्हारा ख्याल ही मेरे दिल में था। वह और भी जाने क्या क्या कहता रहा। सुमन बुद्ध बनी बैठी रही। वह माफ़ी मांगता रहा। सुमन कुछ नहीं बोल रही थी। बोलने के लिए बचा ही क्या था। पुष्पेंद्र को इस हालत में देखकर उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि पुष्पेंद्र उसको धोखा देगा। वह धीरे से उठी और अपने बच्ची के कुछ कपड़े बैग में डालने लगी। बच्ची आई तो उसे लेकर अपनी मम्मी के पास चली गई। पुष्पेंद्र उसे रोकता रह गया, माफ़ी मांगता रहा और अपनी मोहब्बत की
दुहाइयाँ देता रहा, बच्ची का हवाला देता रहा, मगर सुमन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। घर आकर माँ से सारी बात बताई और फपक कर रो पड़ी। पुष्पेंद्र ने मुझे धोखा दिया है, अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। शालू जी का दिल रो पड़ा। वर्षों पहले जिस आग में उनका घर जला था, आज उनकी बेटी के घर पर उसकी आंच आ गई थी। शादी से पहले इतनी शर्तें रखने से भी क्या हुआ? पुष्पेंद्र ने उन शर्तों को भी तोड़ दिया। सब मर्द एक जैसे होते हैं, जब जिसे मौका मिल जाए कोई नहीं चूकता। बेटी के दुखों को महसूस कर सकती थी, क्योंकि इसी आग में वह खुद जली थी। सुमन के साथ साथ शालू जी भी रो रही थी। शालू जी ने बेटी को संभाला। बेटी, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन तुम ज्यादा मत सोचो, खुद को बीमार कर लोगी। फ्रेश हो जाओ और जाकर तुम सो जाओ। उसका सिर अपनी गोद में रखकर सहलाने लगी। दूसरे दिन जब सुमन ऑफिस गई और बच्ची स्कूल, तो पुष्पेंद्र आया। जानता था शालू जी अकेली होंगी। नौकरानी ने बिठाया, शालू जी को नमस्ते किया और सोफे पर बैठ गया। चेहरा लटका हुआ था, शालू जी से आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। फिर धीरे से बोला, आंटी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं एक कमज़ोर पल में बहक गया था। मुझसे गलती हो गई है। मैं कसम खाता हूँ अब कभी ऐसा नहीं होगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। सुमन से माफ़ करवा दीजिए। इतना सब वह एक सांस में ही कह गया था। शालू जी चुप रह गई। वह क्या बोलती? वकील साहब का चेहरा शालू जी की आंखों के सामने घूम गया था। पुष्पेंद्र की हरकत पर उनको बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया था, लेकिन उम्र के साथ तजुर्बा बहुत आ गया था। उन्होंने वकील साहब का चेहरा भी याद था। गलती करने के बाद भी कैसे बेशर्मी से वह शालू जी से बहस कर रहे थे और कैसे धांधली से अपनी नई पत्नी को लाकर घर में बिठा दिया था। लेकिन पुष्पेंद्र की बातों और आंखों में शर्मिंदगी और सुमन को गुस्सा आया। आपने उसे आने क्यों दिया? हमारा कोई रिश्ता नहीं उससे। मैं तलाक लूंगी। शालू जी को याद आया, जब वकील साहब दूसरी बीवी लेकर आए थे तो बच्चों को लेकर मायके जाना चाहती थी, पर उनका ना तो कोई सहारा था, ना वह अपने पैरों पर खड़ी थी। आज सुमन अपने पैरों पर खड़ी है, अपने फैसले खुद ले सकती है। फिर सोचने लगी, तलाक से इस मासूम बच्ची का क्या होगा? माँ या बाप किसी एक से कट जाएगी। अगर दोनों ने दूसरी शादी कर ली तो इसका क्या होगा? वह अंदर ही अंदर डर गई। अपने बेटे को सुमन और पुष्पेंद्र के बारे में बताया तो वह दूसरे दिन ही आ गया। दोनों भाई बहन की एक ही राय थी कि तलाक ले लिया जाए। पुष्पेंद्र रोज फोन करता, मैसेज भेजता, पर सुमन जवाब ना देती। पुष्पेंद्र शालू जी से मिन्नतें करता, आंटी जी आप सब ठीक कर सकती हैं, एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए और सुमन से भी माफ़ करवा दीजिए। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। एक कमज़ोर पल था जो मुझे पर हावी हो गया था। एक दिन सुमन ऑफिस से अपने फ्लैट पर कुछ सामान लेने आई तो उसने देखा घर बिखरा है, किचन में भी कुछ बाहर का खाना पड़ा है। वह समझ गई बाई नहीं आ रही है। घर भी हर तरफ बिखरा पड़ा था। आई एम सॉरी, वापस आ जाओ सुमन को लगा पुष्पेंद्र 45 साल का नहीं, कोई नवयुवक हो और उसे मना रहा हो। धीरे धीरे कई कोशिशों के बाद पुष्पेंद्र ने शालू जी को विश्वास दिला ही दिया कि यह एक कमज़ोर पल की भूल थी। उसने पहले कभी कोई बेवफाई नहीं की। शालू जी ने सोचा, यह तो सच है कि पुष्पेंद्र से भूल हो गई। अपनी गलती पर उसे शर्मिंदगी भी है, माफ़ी भी मांग रहा है, बच्ची का भी है। वह दोनों में से किसी एक से छिन जाएगी तो क्या इसे एक अवसर देना चाहिए? शालू जी ने पुष्पेंद्र को बताया कि सुमन तलाक लेने की तैयारी कर रही है। यह सुनते ही पुष्पेंद्र दौड़ा दौड़ा आया, आंटी जी अगर सुमन ने तलाक की अर्जी डाली तो मैं मर जाऊंगा, मुझे एक मौका दे दीजिए।
और फिर बच्चों की तरह रोने लगा। शालू जी को दया आने लगी, बोली तुम रो मत, मैं आज बात करूंगी। सुमन जब ऑफिस से आई तो शालू जी ने कहा तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सुमन वही उनके पास बैठ गई। जब तुम्हारे पापा दूसरी बीवी ले आए थे तो मैं भी उन्हें छोड़ना चाहती थी, पर सामने तुम दोनों बच्चे थे, आपकी बात अलग थी। मैं खुद को और अपनी बच्ची को संभाल सकती हूँ, उसकी गलती की सज़ा उसे मिलनी ही चाहिए। सुमन गुस्से से बोली, उसकी गलती की सज़ा उसके साथ साथ तुम्हारी बेटी को भी मिलेगी, या तो उसका बाप बिछड़ेगा या माँ, और अगर तुम दोनों ने दूसरी शादी कर ली तो इसका क्या होगा? मम्मी, एक शादी से दिल नहीं भरा जो दूसरी करूँगी। रह गया पिता तो ऐसे पिता का होने से ना होना भला। सुमन के मन की सारी कड़वाहट होठों पर आ गई। शालू जी जानती थी कि इसका गुस्सा जायज़ अच्छा है। उन्होंने बहस नहीं की, बोली ठीक है, तुमको लगता है तुम अकेली ही अच्छी परवरिश कर सकती हो तो ठीक है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम तलाक की अर्जी 5 महीने बाद दो, कुछ वक्त दो, फिर जो तुम्हारा फैसला होगा मैं मानूंगी। नो वे मम्मी, मैं तो 5 दिन भी ना दूं। जब जब मुझे याद आता है पुष्पेंद्र और बाई घिन आती है। उसके नाम से कोई इतना कैसे गिर सकता है? शालू जी ने दुनिया देखी थी, अपने पति को बहुत के साथ देखा था। उन्होंने अपने अनुभव का निचोड़ बताया। वह एक वक्ती हरकत थी, उसका कोई अफेयर नहीं था। जब एक औरत और एक मर्द अकेले हो तो दोनों के बीच तन्हाई में एक कमज़ोर पल आ सकता है। मैं भी तो ऑफिस में अकेली मर्दों के साथ घंटों काम करती हूँ, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आत्म स्वयं और मर्दाना ही इंसान होने की पहचान है, वरना जानवर और आदमी में क्या फ़र्क है? मैंने जब तक तुमसे कुछ नहीं कहा, पर बहुत सोचकर तुमसे समय देने को कह रही हूँ। आगे तुम्हारी जो मर्जी, ठीक है, आप कहती हैं तो मान लेती हूँ, पर मेरे फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुमन ये सोचकर मान गई कि उसे भी तो कुछ काम निपटाना है, प्रॉपर्टी के पेपर अपने नाम करवाने और शेविंग में नॉमिनी बदलवाना वगैरह वगैरह। फिर अभी ऑफिस का भी प्रेशर है। रात को रोज़ ही तरह पुष्पेंद्र ने फ़ोन किया तो सुमन ने उठा लिया। पुष्पेंद्र खुशी और अचंभे में कि मिले जुले स्वर में बोला, सुमन मुझे माफ़ कर दो, वापस आ जाओ। सुमन तट स्वर में कहा, मुझे तुमसे मिलना है। हाँ हाँ, जब कहो। सुमन बोली, कल ऑफिस के बाद घर पर, और फ़ोन रख दिया। ऑफिस के बाद सुमन घर पहुंची। पुष्पेंद्र उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। घर भी उसने कुछ ठीक कर रखा था। पुष्पेंद्र ने सुमन का हाथ पकड़ना चाहा तो उसने झिझक दिया और दूर बैठ गई। पुष्पेंद्र, मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती, शांति से सब तय करना चाहती हूँ। मेरा तुम्हारा जॉइंट अकाउंट बंद कराना है, इंश्योरेंस पॉलिसीज में नॉमिनीज हटाना है, इस फ्लैट में तुम्हारा जो पैसा लगा है वह तुम ले लो, मैं इसे अपने नाम करवाना चाहती हूँ। मुझे तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए। मैं तो कोर्ट में तलाक की अर्जी देने जा रही थी। थोड़ी देर के लिए पुष्पेंद्र चुप रहा, फिर बोला, सुमन, मेरा जो कुछ है सब तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का है, तुम सब ले लो, बस मुझे मेरी सुमन दे दो। मुझे एक बार माफ़ कर दो, मेरी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दो। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना होती तो मैं ये ज़िंदगी ही ख़त्म कर दूंगा। सुमन ने पुष्पेंद्र की एक ना सुनी, वह उठकर चली गई। अब बस ऑफिस जाने और मन लगाकर काम करने में और बेटी के साथ उसका समय बीतने लगा। शालू जी के कहने पर और बेटी की जिद पर वह राजी हो गई। पुष्पेंद्र सप्ताह में एक बार अपनी बेटी से मिल सकता है, उसे बाहर ले जा सकता है। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को उसके पिता की असलियत पता चले। इस आयु में यदि उसे पिता के घिनौने कारनामों का पता चलेगा तो वह जाने क्या प्रतिक्रिया करे। पुष्पेंद्र सप्ताह में 2 घंटे के लिए बेटी को घुमाने ले जाता, गिफ्ट दिलाता और सुमन की पसंद का भी कुछ बेटी के साथ भेजता, पर वह आंख उठाकर भी ना देखती। तभी सुमन की पदोन्नति हुई, साथ ही मुख्यालय में तबादला भी। सुमन को ना चाह कर भी दिल्ली जाना पड़ा, बेटी को नानी के पास छोड़ना पड़ा। स्कूल का सेशन सप्ताह होने में अभी 3 महीने थे। शालू जी ने
आश्वासन दिया कि मैं संभाल लूंगी, तुम जाओ, मगर हर वीकेंड पर आ जाना। मुख्यालय में उसके कुछ पूर्व साथी थे, सबने स्वागत किया। एक प्रोजेक्ट में उसको विजय के साथ रखा गया। विजय सुमन का पुराना साथी था और उसको पसंद करता था। हालांकि शादीशुदा था। विजय और सुमन साथ साथ काम करते हुए काफी समय एक दूसरे के साथ बिताते। जिस प्रोजेक्ट पर दोनों काम कर रहे थे उसमें फ्लाइट्स की लोकेशन पर भी जाना होता था। दोनों साथ साथ जाते, होटल में रहते और काम पूरा करके आते। घंटों अकेले एक साथ काम करते। आज भी दोनों सुबह ही फ्लाइट से गए थे। दिन भर काम करके रात को होटल पहुंचे। विजय बोला, फ्रेश हो लो, फिर खाना खाने नीचे डाइनिंग रूम में चलते हैं। तुम जाओ, मैं अपने रूम में ही कुछ मंगवा लूंगी। विजय बोला, ठीक है, मेरा भी कुछ ऑर्डर कर देना, साथ ही खा लेंगे। विजय सुमन को चाहता भी था, उसका आदर भी करता था। सुमन के साथ ऑफिस आने के बाद विजय ने कभी भी अपने पुराने प्यार को प्रकट नहीं किया। वह अपनी पत्नी और बच्चों में खुश था। विजय सुमन के कमरे में आ गया। खाना खाने की प्रतीक्षा में दोनों काम से जुड़ी बातें ही करते रहे। विजय की पत्नी का फोन भी आया। विजय और उसकी पत्नी की बातों से लग रहा था दोनों सुखी व संतुष्ट हैं। खाना खाया। दोनों खाना खाते खाते पुराने दिनों की बातें करने लगे। विजय ने सुमन से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, यदि तुम पुष्पेंद्र से शादी ना करती तो क्या मुझसे शादी करती? सुमन झिझकी, फिर बोली, शायद हाँ। विजय ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे पहले बता देती तो मैं उसको गोली मार देता। बात आई गई हो गई। दोनों ने खाना खाया। फिर विजय अपने कमरे से चला गया। रात को सोने के लिए लेटी तो उसे पुष्पेंद्र की याद आने लगी। उसे पुष्पेंद्र की मजबूत बाहों के गहरे याद आने लगे, जिसमें छुपकर वो सारी थकावट भूल जाती थी। पुष्पेंद्र को याद करते करते उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन विजय सुमन बहुत व्यस्त रहे। आज भी खाना कमरे में मंगवाते हैं, ठीक है, विजय ने कहा तो सुमन बोली, हाँ ठीक है। फिर विजय फ्रेश होकर सुमन के कमरे में आ गया। खाना ऑर्डर करके दोनों बातें करने लगे। खाने के बाद विजय ने चाय बनाकर सुमन को दे दी तो दोनों का हाथ एक दूसरे से टकरा गया। दोनों की नज़रें आपस में टकराई, फिर दोनों ने ही नज़रें झुका ली। एक अजीब सन्नाटा छा गया। दोनों आपस में बैठे थे। एक अजीब सी चाह सुमन ने अपने मन में महसूस की, जैसे वह विजय के सीने से लग के रोना चाहती हो। अपने मन का सारा गुस्सा विजय के सीने से लगकर निकालना चाहती हो। फिर उसने देखा विजय की निगाहों भी उसके ऊपर टिकी हैं। शायद वह भी सुमन को अपनी बाहों में जकड़ना चाहता है। तभी उसे लगा कि यही वह एकांत कमजोर पल तो नहीं है जिसके बारे में मम्मी कह रही थी। वह संभल गई और उठकर इधर उधर कुछ रखने उठाने लगी और बोली, अच्छा कल मिलते हैं। विजय भी उठता हुआ बोला, हाँ देर हो गई है, गुड नाइट। अगले दिन दोनों वापस आ गए। सुमन अपनी माँ के पास चली गई। मम्मी उसे बताने लगी कि उसकी बेटी खाने में नखरे करती है। पुष्पेंद्र बेटी का बहुत ध्यान रखता है, अपने साथ ले जाता है, बराबर फोन करता है। मम्मी पुष्पेंद्र की प्रशंसा किए जा रही थी। सुमन ने पुष्पेंद्र को फोन किया, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अभी वह पुष्पेंद्र से मिलने चल पड़ी। पुष्पेंद्र पलके बिछाए उसकी राह तक रहा था। घर लगता था पुष्पेंद्र ने ही साफ किया था। बेडरूम पर नजर गई तो बदला बदला लग रहा था। पुष्पेंद्र बहुत प्यार से बोला, अब तो वापस आ जाओ, मुझे माफ कर दो। सुमन एकांत कमजोर पल क्या होता है ये जान चुकी थी। उसने पुष्पेंद्र को माफ कर दिया। पुष्पेंद्र ने सुमन का हाथ पकड़ा और दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।